इंसानी तकिया, तुम्हें अपने बिस्तर पर सोने की आदत है, इसलिए मैं सोफा पर सो जाऊंगी। नंदिनी राजपूत ने अपने बाल पोंछते हुए कहा। उसे लगा कि उसने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि रणवीर चौहान के चेहरे के भाव बहुत ही भयानक और स्याह पड़ने लगे थे। ऐसा तो नहीं था कि वे पहले कभी एक ही बिस्तर पर नहीं सोए थे। उस वक्त जब रणवीर ने उसे अपने ही बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया था, तब तो वह कुछ नहीं बोली थी, और अब वह उसके बिना अलग सोना चाहती है। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? नंदिनी ने देखा कि रणवीर की मुस्कान थोड़ी शैतानी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह उसके करीब चली गई। जैसे ही रणवीर ने उसके कपड़ों के किनारे को छुआ, उसने तुरंत उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल वे दोनों बिस्तर पर लुढ़क गए। उसके शरीर से पुदीने, मिंट और तंबाकू की एक हल्की सी मिली जुली महक आ रही थी। सच कहा जाए तो वह एक अजीब लेकिन ताजगी भरी खुशबू थी। तुम धोखेबाज! क्या कुछ कहने से तुम्हारा यही मतलब था? नंदिनी ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। जब उसने रणवीर के दिल की तेज धड़कन और उसके शरीर की तपिश को महसूस किया, तो वह खुद को पीछे सिकोड़ने से नहीं रोक पाए। अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। शुरू से लेकर अंत तक उसकी हर हरकत में एक अजीब सी एहतियात थी, मानो उसे डर हो कि उसके जरा से भी जोर लगाने से नंदिनी को चोट लग जाएगी। नंदिनी को हॉट स्प्रिंग में उसके बेकाबू और जंगली बर्ताव की याद आई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी जो शख्स उसके सामने इतनी खामोशी से लेटा है, वह वही खूंखार रणवीर चौहान था। न जाने कितना वक्त बीत गया, नंदिनी को लगा कि वह शायद सो चुका है। उसने धीरे से उसकी बाहों की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह उठने की कोशिश करेगी, रणवीर अपने एक लंबे पैर को उसके पेट के निचले हिस्से पर टिका देगा। एक हल्के से दबाव के साथ नंदिनी एक बार फिर से उसकी मजबूत बाहों में जा गिरी। नंदिनी राजपूत, चुपचाप सो जाओ। नंदिनी ने अपने दांत पीसे। अब उसमें और संघर्ष करने की इच्छा नहीं बची थी। वैसे भी मुफ्त में एक इंसानी तकिया, ह्यूमन पिलो, मिल रहा था तो बुरा क्या था। दावत की सुबह और चापलूसी। जल्द ही दावत डिनर पार्टी का दिन आ गया। सुबह सुबह ही नौकरानियां हवेली के अंदर बाहर दौड़ने लगीं। वे पूरे घर और हवेली की साफ सफाई और सजावट में बुरी तरह व्यस्त थीं। आज केवल चौहान परिवार के करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही नहीं आने वाले थे, बल्कि कई अन्य अमीर और रसूखदार खानदानों के लोग भी शामिल होने वाले थे। आंटी जाह्नवी चौहान ने एक बेहद शाही गाउन पहना हुआ था और वह बहुत चौकन्नी लग रही थी। वह खुशी खुशी आगे बढ़ी। आंटी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप तो अपनी उम्र से भी जवान लग रही हैं। देविका और आयशा राजपूत आगे बढ़कर उनकी चापलूसी करने की जल्दबाजी में नहीं थीं। चुपचाप किनारे पर खड़े रहने की उनकी इस अदा ने श्रीमती चौहान की नज़रों में उनकी छवि थोड़ी बेहतर कर दी थी। जाह्नवी की इस चापलूसी के जवाब में श्रीमती चौहान हल्की सी मुस्कान के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरीं। नंदिनी कहाँ है? मालकिन, छोटी बहू जी अभी अपने कमरे में ही हैं। वो कुछ ही देर में नीचे आ जाएंगी। शांति ताई के इस जवाब ने श्रीमती चौहान को थोड़ी तसल्ली दी। आंटी, मुझे नहीं लगता कि भाभी को कोई ढंग का गाउन पहनना आता होगा, जाह्नवी ने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा। क्यों न मैं उन्हें अपने साथ कहीं ले जाऊं? मैं गारंटी देती हूं कि मैं आपको एक बेहद खूबसूरत भाभी तैयार करके लौटाऊंगी। आपका क्या ख्याल है? तुम? श्रीमती चौहान ने एक पल के लिए सोचा और उन्हें लगा कि इस बात में दम है। ठीक है, ये भी अच्छा है। एक सही गाउन चुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है। आखिरकार जाह्नवी इतने सालों तक अपने पिता के साथ रही थी और उसे इस तरह के भव्य आयोजनों में शामिल होने की अच्छी खासी आदत थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये काम पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। जाह्नवी पलटी और उसके होठों पर एक बेहद शातिर और जहरीली मुस्कान उभर आए। इस बार वह नंदिनी को ऐसा सताएगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। भाभी! थू! दरवाजे पर दस्तक। जब जाह्नवी ने पहले से ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही आयशा के साथ नंदिनी के कमरे का दरवाज़ा खोला, तो उसने देखा कि नंदिनी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसके आलसी अंदाज में अब एक बेपरवाह सी झलक थी। क्या बात है नंदिनी? जाह्नवी कह रही थी कि वह तुम्हें अपने साथ गाउन पसंद करवाने ले जाएगी। आयशा ने सबसे पहले बात शुरू की। आंटी, श्रीमती चौहान ने भी इसकी इजाज़त दे दी है। अब जल्दी करो और इसके साथ जाओ। इस डर से कि कहीं नंदिनी बाहर आने से मना न कर दे, आयशा ने तुरंत उस पर दबाव डालने के लिए श्रीमती चौहान के नाम का इस्तेमाल किया। ओह! नंदिनी ने जानबूझकर अपने इस शब्द को थोड़ा लंबा खींचा। उसके चेहरे पर जो बर्फीली और आधी अधूरी मुस्कान थी, उसने आयशा को एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी में डाल दिया। बदतमीजी और एक करारा जवाब। इस ओह का क्या मतलब है? तेरी बहन बड़ी मेहरबानी करके तुझे कपड़े फिटिंग के लिए साथ ले जाने आई है। ये कैसा बर्ताव है? तू अपनी सास से जाकर खुद क्यों नहीं कह देती कि तू इस दावत से अपनी मर्जी से हट रही है और आयशा को अपनी जगह जाने दे रही है?
वैसे भी तू हमेशा खुद का और हमारा मजाक ही उड़वाती है। देविका ने नंदिनी राजपूत के बेपरवाह चेहरे को देखा और झल्लाकर उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन नंदिनी ने हवा में ही उसका हाथ इतनी मजबूती से दबोच लिया कि वह 1 इंच भी नहीं हिल पाए। मेरा रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है, क्या आप नहीं जानती? नंदिनी की आवाज़ बेहद सर्द थी। इस दावत में श्रीमती चौहान के बगल में खड़े होने का हक सिर्फ चौहान खानदान की बहू को है। मेरी जगह लेने का उसका आयशा का क्या हक है? नंदिनी ने उसका हाथ और कसकर दबाया। और हाँ, मेरा मिजाज बहुत खराब है। अगर मुझे उकसाने की कोशिश करोगी तो पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना। तू मुझे छोड़। देविका उसे इस तरह घूर रही थी मानो वह उसका खून पी जाएगी और मांस नोच खाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही बेटी को नहीं बल्कि खून की प्यासी किसी जानी दुश्मन को देख रही हो। तू मनहूस लड़की, तू तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतमीज और बैलगाम होती जा रही है। कमबख्त लड़की, मैंने तेरे भले के लिए ही तुझे खुद पीछे हटने को कहा था। तुझे तो अपनी भलाई बुराई की जरा भी समझ नहीं है। अगर तूने फिर से आयशा के खिलाफ जाने की जुर्रत की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब से देविका ने श्रीमती चौहान के सामने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी और बच निकली थी, उसे लगा मानो उसके शरीर का कोई ताला खुल गया हो। अब बात बात पर वह नंदिनी पर हाथ उठाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगी थी। चेतावनी और हवेली से बाहर निकालने की धमकी। आयशा ने देखा कि नंदिनी दावत में जाने के लिए पूरी तरह से अडिग है, तो उसने अपने मन में एक और साजिश रच ली। वह तो चाहती ही थी कि आज रात नंदिनी दावत में जाए ताकि वह नंदिनी सबके सामने सिर्फ एक फीकी परछाई बनकर रह जाए और पूरी तरह से आयशा के पैरों में गिर पड़े। माँ, आप तो सच में गुस्सा हो गईं। नंदिनी ने उसे इतनी ठंडी और तीखी नज़रों से घूरा कि देविका के लिए उसकी आंखों में सीधा देखना नामुमकिन हो गया। मैं आपको सलाह दूंगी कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं आपको बता दूंगी कि पूरी तरह से बेरहम होना किसे कहते हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करती। आप और आयशा दूसरों के घर में रह रही हैं, इसलिए अपनी हद में रहें, वरना मैं सच में आपको और आपकी इस चहेती बेटी को चौहान हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। नंदिनी अपने पिछले जन्म में आर्यन सिंघानिया के रूप में कभी भी कोई सीधी सादी या अच्छी इंसान नहीं रही थी। वह तो किसी रखेल के बच्चे को भी बिना किसी रहम के ठंडे दिमाग से सड़क पर फेंक सकती थी और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती थी। तेरी इतनी हिम्मत! इस घर में तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। देविका बौखला गई। अगर मुझे बोलने का हक नहीं है तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं है। इस मनहूस लड़की के प्रति श्रीमती चौहान के बदलते रवैये के बारे में सोचकर देविका ने खुद को थोड़ा काबू में किया। लेकिन श्रीमती चौहान की क्या बिसात! जब तक आयशा रणवीर चौहान का दिल जीत लेगी तब तक चौहान खानदान में सिर्फ आयशा का ही राज चलेगा। देविका को हमेशा से यह मुगालता था कि रणवीर भी यकीनन आयशा को पसंद करता होगा। एक घिनौना अतीत। देविका की आंखों में वह गहरी नफरत देखकर नंदिनी को माँ शब्द एक भद्दा मजाक लगने लगा। ऐसा नहीं था कि उसने शरीर की पुरानी मालकिन ने कभी देविका के इस जहरीले रवैये पर शक नहीं किया था। अंत में उसे पता चला था कि देविका को उसके जुआरी पति ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित रेप करके जबरदस्ती गर्भवती किया था। अपनी जवानी में देविका बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अगर उसके जुआरी पति ने जबरदस्ती उसे प्रेग्नेंट न किया होता तो वह कभी उससे शादी नहीं करती। शायद यही वजह थी कि देविका नंदिनी को हमेशा से अपनी नफरत का निशाना मानती थी और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक और बोझ समझती थी। उसके लिए यह एक बेहद शर्मनाक बात थी। देविका ने अपने इस घिनौने अतीत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी लाडली आयशा को भी नहीं। मीठी छुरी और नंदिनी का पलटवार। नंदिनी, माँ को छोड़ दो। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। आयशा ने अपने चेहरे पर झूठी चिंता और फटकार का नाटक करते हुए नंदिनी से कहा। उसने उसे समझाने का नाटक तो किया, लेकिन असल में नंदिनी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे डर था कि कहीं नंदिनी सच में उस पर हाथ न उठा दे। देख, तेरी बहन को भी मेरी कितनी फिक्र है, और एक तू है एहसान फरामोश और पत्थर दिल। देविका भी नंदिनी के इस बेखौफ और अडिग रवैये से अंदर ही अंदर डरी हुई थी। उसने अपना गुस्सा पी लिया और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आयशा सच में एक मीठी छुरी थी। उसके दिल में जहर भरा था, लेकिन जुबान से चाशनी टपकती थी। हाँ, मैं पत्थर दिल हूँ। नंदिनी ने ठंडे लहजे में देविका के ही पिछले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करारा पलटवार किया। क्या आपने खुद ही नहीं कहा था कि आयशा ही आपकी असली सगी बेटी है? मैं तो आपकी बेटी हूं ही नहीं, तो फिर मुझे आपकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नंदिनी के इस एक वाक्य ने देविका और आयशा दोनों की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी। मुंहतोड़ जवाब। अगर तुम अब भी मुझे पहले की तरह सताना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने इस भ्रम से बाहर आ जाओ। देविका को अपनी ही कही पिछली बातों के कारण जवाब देते नहीं बना। फिर भी उसने ढिठाई से कहा, चाहे जो हो, तू मेरी औलाद है। मैं जो भी कहूंगी तुझे उसे चुपचाप सहना ही होगा।
आयशा राजपूत ने एक गहरी सांस ली और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसे समझाया, नंदिनी, अब से तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। अब पहले की तरह इतनी जिद्दी और नासमझ मत बनो। काश नंदिनी पहले की तरह ही आज्ञाकारी होती। ये देखकर कि आयशा अब भी उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है, नंदिनी ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ी भरी बातों को क्यों सुनूं? बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चलूं। मेरे पति ने मुझे बेवकूफ़ों से बात करने की इजाज़त नहीं दी है। इंटरनेट पर चल रहे इस नए मजाक की आखिरी लाइन में एक गजब का ताना और तिरस्कार भरा था। यह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आयशा राजपूत, क्या तुम लोग मेरे साथ गाउन ट्राई करने नहीं जा रही थीं? तो फिर चल क्यों नहीं रहीं? नंदिनी ने देविका का हाथ झटक दिया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकल गई। आयशा को उसका ये घमंडी और रसूखदार रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने जाह्नवी चौहान का हाथ पकड़ा और उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जाने दो, हम उससे बहस नहीं करेंगे। जाह्नवी चौहान ने सीढ़ियां उतरती उस गरिमामयी परछाई को गुस्से से घूरा। आयशा दीदी, आज नहीं तो कल मैं इस औरत को चौहान हवेली से धक्के मारकर निकालने में आपकी मदद करूंगी। मेरी नज़र में केवल आप ही बड़े भाई रणवीर के लायक हैं। कोई जल्दी नहीं है। आयशा ने जाह्नवी का हाथ थामा, उसके दिमाग में पहले से ही अपनी कुछ शातिर योजनाएं चल रही थीं। समर का आश्चर्य और फरारी का सफ़र। नंदिनी नीचे आई तो उसने समर चौहान को सोफा पर आधा लेटकर गेम खेलते हुए देखा। उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया। भाभी, क्या आप गाउन ट्राई करने जा रही हैं? समर ने पूछा। वह असल में रणवीर चौहान से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कबीर राठौर और रोहन बजाज दोनों ही अलग अलग अंदाज वाले हैंडसम मर्द थे। हाँ, नंदिनी ने जवाब दिया। उसका बेहद चमकदार और खूबसूरत चेहरा किसी हाथ से बनी बेहतरीन पेंटिंग की तरह निखर रहा था। समर चौहान सन रह गया। उसे पहले यह एहसास कैसे नहीं हुआ कि उसकी भाभी आयशा जैसी किसी भी सुंदरी से कहीं ज्यादा हसीन और कातिलाना थीं। उसे यकीन हो गया कि आज रात वह अकेला नहीं होगा जो इस तरह हैरान होने वाला है। कसम से, आज रात एक ज़बरदस्त तमाशा होने वाला है। हाँ, क्या तुम भी साथ चलना चाहते हो? नंदिनी ने पूछा। आह नहीं, बिल्कुल नहीं। समर चौहान वापस अपने होश में आया। जब उसने पीछे से आती उन औरतों आयशा और जाह्नवी को देखा तो उसे लगा मानो उसके सिर में दर्द होने लगा हो। उसने साथ जाने का अपना विचार तुरंत त्याग दिया। आयशा और जाह्नवी एक साथ दरवाजे से बाहर निकलीं। जैसी कि उम्मीद थी, उनके सामने एक फरारी खड़ी थी। ड्राइवर बगल में इंतजार कर रहा था। नंदिनी गाड़ी के आगे वाले हिस्से की तरफ गई। वह उन दोनों घटिया औरतों के साथ पीछे नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते जाह्नवी और आयशा हंसती और बतियाती रहीं। उन्होंने जानबूझकर नंदिनी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ड्राइवर ने थोड़ा असहज होकर अपने बगल में बैठी छोटी बहू की तरफ देखा, लेकिन उसने पाया कि उन्हें नंदिनी को इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाई एंड ड्रेस शॉप। जल्द ही वे उस तयशुदा हाई एंड ड्रेस शॉप पर पहुंच गईं। कर्मचारियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के बीच जाह्नवी और आयशा बड़े घमंड से दुकान में दाखिल हुईं। उन्होंने नंदिनी को पीछे ही छोड़ दिया। मिस चौहान, मिस राजपूत, क्या आप ड्रेस देखने आए हैं? हाँ, आज रात एक भव्य दावत है। आयशा दीदी के लिए कोई बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस चुनने में मदद करो। जी बिल्कुल, मिस चौहान। वहाँ की सेल्स गर्ल बहुत चौकन्नी थी। उसने नंदिनी की तरफ देखा और थोड़ी उलझन में पूछा, और ये? जाह्नवी और आयशा ने अपने घमंड में नंदिनी को जानबूझकर एक कोने में बुला दिया था। हालांकि उसके उस बेहद चमकदार और प्रभावशाली चेहरे ने खुद ही सेल्स गर्ल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। शायद यह मिस चौहान के साथ आई कोई मेहमान होंगी, सेल्स गर्ल ने सोचा। ये, जाह्नवी ने बेहद तंज भरे लहजे में कहा, अरे, क्या ये चौहान खानदान की छोटी बहू नहीं है? छोटी बहू शब्द सुनते ही सेल्स गर्ल को तुरंत इस शख्स की असली पहचान समझ में आ गई। बेहद गंवार और फूहड़, यही तो चौहान खानदान की इस छोटी बहू की पहचान हुआ करती थी जिसे समाज में सब जानते थे। छोटी बहू जी, आइए यहाँ आकर देखिए। सेल्स गर्ल ने उसे बेहद घृणा और तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और उसे सीधे दुकान के सस्ते और लो क्लास सेक्शन की ओर ले गई। जबकि दूसरी तरफ जाह्नवी और आयशा हाई क्लास सेक्शन में महंगे और शानदार गाउन देख रही थीं। ये बिल्कुल साफ था कि यह सेल्स गर्ल नंदिनी को बहुत ही नीची और हिकारत भरी नज़रों से देख रही थी। लग्जरी बुटीक और नीची नज़र, ये सच ही है। कुत्तों की नज़र हमेशा नीची ही होती है। कुछ लोगों की फितरत सिर्फ दूसरों की औकात नापना होती है। यह एक हाई एंड लक्जरी ब्रांड की दुकान थी। यहाँ की सेल्स गर्ल्स अमीर घरानों की पत्नियों और बेटियों को देखने की आदी थीं। वे इन रईस खानदानों की गॉसिप से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ थीं।
और नंदिनी राजपूत के उन कारनामों को तो वे और भी अच्छी तरह जानती थीं, जिनकी वजह से वह उच्च वर्ग अपर क्लास के समाज में हंसी का पात्र बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने जाह्नवी चौहान को ये कहते सुना कि यह चौहान खानदान की छोटी बहू है, सभी सेल्स गर्ल्स ने उसे एक अजीब और अलग ही नज़र से देखा। उन्होंने उसे एक ठंडी नज़र दी और उसे अकेले ही कपड़े देखने के लिए छोड़ दिया। छोटी बहू जी, आप इस तरफ देख सकती हैं। दूसरी तरफ बाकी सेल्स गर्ल्स बड़े उत्साह के साथ उन दोनों आयशा और जाह्नवी को कपड़े ट्राई करने में मदद कर रही थीं। जाह्नवी चौहान और आयशा राजपूत एक लंबी लॉन्ग टेल वाली पर्पल ड्रेस ट्राई कर रही थीं। आयशा का फिगर बुरा नहीं था। जब उसने वह ड्रेस ट्राई की तो वह बहुत ही आकर्षक, सुडौल और खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आयशा राजपूत बहुत अमीर हो। वह जो ड्रेस ट्राई कर रही थी उसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई थी। ये पैसा शायद जाह्नवी चौहान चुकाने वाली थी। यह आयशा राजपूत मुफ्त की रोटियां तोड़ने में काफ़ी माहिर थी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो भी तुम दिखावा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रह सकती हो। राजसी रौब और एक करारा तमाचा। नंदिनी राजपूत ने अपनी नज़रें हटाईं और अपने लिए ड्रेस देखने लगी। एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस ने उसका ध्यान खींचा। क्या आपको ये वाली पसंद आ गई? सेल्स गर्ल ने लगभग तिरस्कार भरे लहजे में कहा, आप इस ड्रेस को नहीं खरीद सकती। इस पर लगे हीरे मैनमेड हैं और यह बेशकीमती है। एक बार फिर से कहना। नंदिनी का लहजा अचानक इतना सर्द हो गया कि सेल्स गर्ल एक पल के लिए सन्न रह गई और डर से कांप उठी। सब कहते हैं कि छोटी बहू बहुत ही कमज़ोर और दब्बू है, लेकिन अब वह इतनी अलग क्यों लग रही है? मैंने कहा, तुम्हारा मैनेजर कौन है? उसे बाहर बुलाओ। नंदिनी की आवाज़ धीमी लेकिन बेहद सख्त थी। उसका ये घमंडी और राजसी रौब कोई दिखावा नहीं था। ये तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद था, जो अपने आप में एक खौफनाक आभा लिए हुए था। छोटी बहू जी, सेल्स गर्ल की सांसें अटक गईं। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे खुद जाकर बुलाऊं? नंदिनी के होठों पर एक मुस्कान उभर आए और उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। इस राजसी रौब के झटके से सेल्स गर्ल का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराहट में अपने कपड़ों का कोना मरोड़ने लगी। नंदिनी की आंखें ठंडी थीं और उसने बेरुखी से उसे देखा। चौहान खानदान में मेरी हैसियत चाहे जो भी हो, लेकिन तुम जैसी एक मामूली सेल्स गर्ल की इतनी औकात नहीं है कि तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा सको। क्या तुम समझी? किसी बाहरी इंसान को मुझे नीचा दिखाने का क्या हक है? मुझे माफ़ कर दीजिए छोटी बहू जी, मैंने अभी आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया। आप ये गाउन ट्राई कर सकती हैं। कृपया मेरे साथ आइए छोटी बहू जी। इसे ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे पैक कर दो। जी ठीक है, बिल्कुल, मैं इसे तुरंत छोटी बहू जी के लिए पैक कर देती हूँ। सेल्स गर्ल उस वक्त हक्की बक्की रह गई जब उसने देखा कि नंदिनी ने सच में एक लिमिटेड एडिशन अनलिमिटेड ओवरड्राफ्ट ब्लैक कार्ड निकाल लिया था। चोरी का इल्ज़ाम और मीठी छुरी। तुम्हें ये कार्ड किसने दिया? जाह्नवी चौहान वहां आए और उसने वह लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार्ड देख लिया। क्या तुमने मेरे बड़े भाई का कार्ड चुराया है? जाह्नवी चौहान की यह तीखी आवाज़ सुनकर नंदिनी को आखिरकार एक रखेल मिस्ट्रेस की बेटी और एक खानदानी रईस सोशलाइट के बीच का असली फ़र्क समझ में आ गया। श्रीमती चौहान भले ही जाह्नवी चौहान के प्रति बहुत सहनशील थीं, लेकिन असल में यह अमीर और रसूखदार लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मीठी छुरी किल विद फ्लैटरी की तकनीक थी। ये बिल्कुल एक छोटे से कुत्ते को पालने जैसा था जिसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए रखा गया हो, लेकिन उसे सही तरीके से पालने का उनका कोई इरादा नहीं था। जाह्नवी चौहान का भविष्य यकीनन बहुत अंधकार में था। क्या तुमने ये चुराया है? असंभव। ऐसा लग रहा था मानो चौहान साहब और उनकी पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। ये देखकर कि आसपास की सभी सेल्स गर्ल्स नंदिनी को शक की निगाह से देख रही थीं, आयशा राजपूत ने बगल से बड़ी कोमलता से सलाह देने का नाटक किया। नंदिनी, हम सब ने तुम्हारे प्रति रणवीर का रवैया देखा है। उसे तुम्हें ये लिमिटेड एडिशन कार्ड नहीं देना चाहिए था। वापस जाकर यह कार्ड रणवीर को लौटा देना। अगर उसे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। चूंकि रणवीर चौहान बैंक का एक बहुत ही खास ग्राहक स्पेशल कस्टमर था, इसलिए कार्ड और इंसान दोनों का ऑथेंटिकेशन एक विशेष असली नाम से किया गया था। इस कार्ड को स्वाइप करने के लिए किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती थी। दलील और जलन। तो आयशा राजपूत को लगता था कि उसने रणवीर चौहान का ब्लैक कार्ड चुराया है। तुम्हारे भाई ने खुद मुझे ये कार्ड दिया है। नंदिनी सच कह रही थी, लेकिन जाह्नवी चौहान ने केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे भाई ने यह मुझे तक नहीं दिया तो वह तुम्हें कैसे दे सकता है? तुम्हारी ये दलील सच में दिल को छू लेने वाली है। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं दिया तो वह मुझे क्यों नहीं दे सकता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति के लिए इतनी अहम हो? जैसे नंदिनी ने जाह्नवी की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, उसने दांत पीसते हुए नंदिनी को घूरा।
नंदिनी ने जाह्नवी की आंखों में जलन देखी और समझ गई कि उसे अपने दिल में जवाब पहले से ही पता था, फिर भी वह उसे परेशान कर रही थी। वह उसके साथ बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं किसी बेवकूफ़ के साथ बहस नहीं करूंगी। जब तक तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तब तक ठीक है। नंदिनी राजपूत। जाह्नवी ने गुस्से से अपने पैर पटके, यह मत सोचना कि मेरा भाई सच में तुम पर अपना दिल हार बैठेगा। सपने देखना बंद करो, वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। तुम एक नंबर की बेशर्म औरत हो। रखेल की बेटी का घटिया रूप। नंदिनी ने उसे ठंडी नज़रों से घूरा और जोर से हंस पड़ी। सिर्फ तुम, एक रखेल की बेटी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि चौहान खानदान तुम्हारा घर है? क्या रखेल के खानदान वालों को हमेशा दूसरों की चीज़ें चुराने का ही शौक होता है? रखेल शब्द ने जाह्नवी को एक बार फिर से बुरी तरह भड़का दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, नंदिनी, खुद को इतना दूध की धुली मत समझो। तुमने अपनी सगी बहन का आदमी चुराया है। तुम एक बदचलन और गिरी हुई औरत हो। तुम सिर्फ एक ऐसी औरत हो जिसे हजारों लोगों ने। आयशा राजपूत ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि जब उसने ये सोचा कि रणवीर चौहान से शादी करने के बाद कैसे नंदिनी जमीन से उठकर सीधे आसमान पर पहुंच गई थी, तो उसे लगा मानो उसके शरीर में सुइयां चुभ रही हों। वह इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि जो इंसान हमेशा उससे नीचे रहा हो, वह अचानक उससे इतना ऊपर कैसे उठ सकता है। जाह्नवी की इन जहरीली और भद्दी गालियों ने आसपास खड़े लोगों के तमाशा देखने के मजे को और बढ़ा दिया। आखिरकार वह एक नाजायज़ बेटी थी। उसकी जुबान इतनी गंदी थी कि कोई भी शरीफ इंसान उसे सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये 100 साल में एक बार होने वाला ज़बरदस्त तमाशा था। ऐसा नज़ारा रोज़ रोज़ देखने को कहाँ मिलता है। हवा को चीरता हुआ थप्पड़। हालांकि जैसे ही जाह्नवी की भद्दी बातें खत्म हुई, हवा को चीरता हुआ एक जोरदार तमाचा सीधे जाह्नवी के चेहरे पर आ पड़ा। चटाक! जाह्नवी के मुंह से अचानक एक चीख निकल गई। उस तमाचे में इतनी भयानक ताकत थी कि वह सीधा जमीन पर जा गिरी। वह सुन्न पड़ी थी और उसका एक हाथ अभी भी उसके आधे चेहरे को ढके हुए था। नंदिनी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। असल में जब वह कपड़े देख रही थी, तभी उसने रणवीर चौहान की परछाई को देख लिया था। यकीनन श्रीमती चौहान ने ही उसे नंदिनी को लेने के लिए भेजा होगा। इसीलिए उसने बड़ी शांति से जाह्नवी को उकसाया था और उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह आदमी रणवीर ये सब सुनकर आग बबूला हो जाएगा। कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी पत्नी के लिए इतने गंदे और भद्दे शब्द सुनना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रणवीर चौहान लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां आ पहुंचा। जाह्नवी अपनी इस पिटाई के लिए सिर्फ खुद को ही दोष दे सकती थी। अगर रणवीर यहाँ नहीं होता तो नंदिनी यह काम खुद अपने हाथों से करती। खौफनाक असुर का बचाव। बड़े भाई। जाह्नवी की आंखें लाल हो गई थीं और उसने बेहद बेचारगी से अपने सामने खड़े उस बेहद सर्द और खौफनाक इंसान को देखा। बड़े भाई, आपने सच में मुझे मारा। आपने इस औरत की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। एक बार फिर से कहना। रणवीर नरक से आए किसी असुर की तरह खौफनाक और सर्द लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सरेआम नंदिनी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी उसके इस तरह सरेआम और अनजाने में किए गए बचाव से हैरान रह गई। उसने कोई विरोध नहीं किया और खामोशी से उसकी बाहों में टिकी रही। चौहान साहब। आयशा ने डरते हुए जाह्नवी को जमीन से उठने में मदद की। रणवीर चौहान को साक्षात अपने सामने देखकर सिलसिगरल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बस एकटक अपने सामने खड़े उस रसूखदार और खूंखार इंसान को घूरती रह गई। अभी यहाँ क्या हुआ? रणवीर ने कड़कती आवाज में पूछा। इसी से पूछ लो, नंदिनी ने शांत लहजे में कहा। बिना किसी बात के इसकी जुबान से गालियां और जहर उगल रहा है और इसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। रणवीर की सर्द नज़र जाह्नवी पर पड़ी, जिससे वह खौफ से कांप उठी। वह हमेशा से जानती थी कि उसके बड़े भाई का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। अनदेखी और फुसफुसाहट। जाह्नवी चौहान, जवाब दो। रणवीर ने आयशा राजपूत की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा, मानो वह उसके लिए पूरी तरह अदृश्य हो। ये देखकर आयशा राजपूत के चेहरे की वह शांत और शालीन आभा धीरे धीरे एक स्याह उदासी और गुस्से में बदल गई। उसने अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रणवीर चौहान का रौब बहुत भारी और खौफनाक था। बुटीक की नर्म रोशनियों ने उसके राजसी और बेहद खूबसूरत चेहरे को और भी मादक बना दिया था। वह एक चीड़ के पेड़ की तरह सीधा और तनकर खड़ा था। वह वहां सरेआम नंदिनी को अपनी बाहों में भरकर खड़ा था। उसके पौरुष की महक और उसका वह राजसी चेहरा किसी भी जवान लड़की के सपनों के राजकुमार की छवि को चीरने के लिए काफ़ी था। मुझे तो छोटी बहू से सच में जलन हो रही है। वे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सच में दोनों की जोड़ी कमाल की है। छोटी बहू कितनी खूबसूरत है, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। आसपास मौजूद लोग दबी आवाज़ में फुसफुसाने लगे और उन्होंने आयशा को एक अजीब और शक भरी नज़रों से देखा।
क्या इस औरत ने अभी अभी यह नहीं कहा था कि चौहान साहब अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? साफ था कि वह जल रही थी, है ना? एक औरत की जलन सच में बहुत खौफनाक होती है। और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, चौहान साहब एक ऐसे मर्द थे जिनका आकर्षण किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। वहां मौजूद हर लड़की का दिल उनके लिए धड़कने लगा था। रणवीर के इस तरह सरेआम नंदिनी का बचाव करने के अंदाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए बेरहम था। कहा जाता था कि छोटी बहू की उम्र सिर्फ 20 साल है। इतनी कम उम्र में चौहान साहब के दिल पर राज करना, यकीनन वह बहुत ही काबिल होंगी। इन सब नज़रों के बीच आयशा बहुत शर्मिंदा और असहज महसूस कर रही थी। सेल्स गर्ल्स का पूरा ध्यान अब रणवीर चौहान पर था। उन्हें अब जाह्नवी और आयशा की कोई परवाह नहीं थी। बेतुके बहाने, बड़े भाई, क्या आपको नहीं दिखा कि अभी इसने मुझे कैसे परेशान किया? जाह्नवी असल बात गालियां देने की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाए और बस बातों को घुमाने लगी। नंदिनी ने ठंडी नज़रों से जाह्नवी को घूरा। मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया? जाह्नवी ने उसे गुस्से से घूरा और चिल्लाई, तो फिर तुमने अभी मुझे उस घिनौनी और मजाक उड़ाने वाली नज़र से क्यों देखा? क्या तुम्हें लगा कि मैं ये कपड़े नहीं खरीद सकती? क्या यह मुझे नीचा दिखाना नहीं है? जाह्नवी के इस बेतुके बहाने पर नंदिनी ने तंज कसा। साफ था कि बवाल उसने खुद शुरू किया था और अब वह सारा इल्ज़ाम नंदिनी पर मरना चाहती थी। रणवीर की बर्फीली आंखों में सोच की एक लहर दौड़ी और उसने अनजाने में नंदिनी की तरफ देखा। तुमने भी सुना है, वह भी अभी अपनी गंदी जुबान से मुझे गालियां दे रही थी। हम जो कपड़े देख रहे थे उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इसे मुझे उकसाने की खुजली थी। रणवीर की मौजूदगी से नंदिनी का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने शांति से जाह्नवी के गुनाहों का बखान किया, जिससे रणवीर के आसपास का माहौल और भी खौफनाक और सर्द हो गया। नंदिनी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तंज कसते हुए कहा, जाह्नवी चौहान, तुम्हारी यहाँ के महंगे कपड़े खरीदने की औकात नहीं है। तुम इन्हें ट्राई ही क्यों कर रही हो? अगर ये गंदे हो गए तो क्या तुम इनकी कीमत चुका पाओगी? आयशा राजपूत, मीठी छुरी का दिखावा। जाह्नवी कुछ सेकंड के लिए सन रह गई और फिर से भड़क उठी। नंदिनी राजपूत, तुम्हारी अभी भी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे नीचा नहीं दिखाया? बड़े भाई, सुनिए इसे। इसने मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती की है। क्या आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है? जाह्नवी का दिल भद्दी गालियों से भरा था, लेकिन रणवीर के डर से वह उन्हें जुबान पर नहीं ला सकी। वह बस नंदिनी पर चीखती रही। जब तुमने पहले ही कह दिया है कि मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया है, तो अगर मैं सच में तुम्हें प्रताड़ित न करूं तो क्या मुझ पर लगाया इल्ज़ाम बर्बाद नहीं हो जाएगा? नंदिनी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नंदिनी राजपूत, जाह्नवी की बोलती बंद हो गई और वह बस उसे घूरती रह गई। ठीक है जाह्नवी, नंदिनी ने ये जानबूझकर नहीं किया। अब उसे और दोष मत दो। आयशा ने बगल से जाह्नवी का हाथ पकड़ा और अपनी मीठी छुरी वाली छवि पेश करते हुए बोली, नंदिनी, भविष्य में इतनी उतावली मत बना करो। जाह्नवी अभी नासमझ है, उसे पता नहीं कि कैसे बर्ताव करना है और उसने तुम्हें नाराज कर दिया। उसकी बातों का बुरा मत मानना। रणवीर, तुम भी शांत हो जाओ। औरतों के बीच इस तरह की बहस आम बात है। पाखंड और अनदेखी। क्या तुम मुझ पर ताना मार रही हो कि मैंने उसे परेशान किया? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी संस्कार नहीं है? आयशा राजपूत नंदिनी के शब्दों में छिपे उस तंज को कैसे नहीं समझ पाती। उसने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और उसकी आंखों में छिपे भाव सच में खौफनाक और बर्फीले थे। आयशा ने बगल में खड़े होकर एक मासूम मुस्कान का नाटक करते हुए कहा, अगर नंदिनी हर बात को इसी तरह गलत समझने की जिद पर अड़ी है, तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मुझसे बात करने से पहले तुम खुद को शांत कर लो। नंदिनी ने अपने सामने आयशा के इस पाखंडी नाटक को देखकर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। वह इतनी बेपरवाह थी कि उसे बेनकाब करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहती थी। तभी अचानक रणवीर चौहान के लंबे और मजबूत हाथ ने नंदिनी के दाहिने हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी उंगलियों की उस सख्त और मजबूत पकड़ को महसूस करके नंदिनी हैरान रह गई। उसने अपनी नज़रें उठाकर रणवीर की गहरी स्याह आंखों में देखा, जिनमें तारों जैसी एक हल्की सी चमक थी। क्या तुम्हारा मेकअप और तैयारी पूरी हो गई? रणवीर ने शांत आवाज में पूछा। अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तैयारी पूरी करवाने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। दावत शाम 6 बजे शुरू होगी और मैं खुद तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। नंदिनी को उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पूरे समय उसका साथ देगा। उसने तो सोचा था कि उसे अकेले ही इन दोनों बेवकूफ़ औरतों से निपटना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन दो घटिया औरतों के साथ रहने से कहीं बेहतर रणवीर के साथ रहना था। जब आयशा ने देखा कि रणवीर और नंदिनी उनकी तरफ एक नज़र देखे बिना ही वहां से जा रहे थे, तो उसकी आंखें जहरीली नफरत से भर गईं। रणवीर जितना नंदिनी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, आयशा की नफरत नंदिनी के लिए उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जल्द ही वह नंदिनी को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। खामोश समझ और खाली नज़रें।
जैसे ही वे दोनों मॉल से बाहर निकले, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के हाथ छोड़ दिए, मानो उन दोनों के बीच बिना कुछ कहे ही एक खामोश समझ पैदा हो गई हो। नंदिनी ने शांति से अपने बगल में खड़े उस रसूखदार आदमी की तरफ देखा। रणवीर चौहान, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? क्या बात है, क्या तुम खुश नहीं हो? रणवीर ने अपनी आंखें नीची करके उसके चेहरे को देखा और बड़ी चालाकी से उसके सवाल को टाल दिया। नंदिनी हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और संयमित थी। उसका अंदाज आज कुछ असामान्य रूप से शांत लग रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और दूर किसी चीज को घूरती उसकी नज़रें धीरे धीरे खाली हो गईं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप असलियत देखने के बाद बस पीछे छोड़ सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, ये खुशियों और दुखों से भरी है। एक इंसान आखिर कितने दुखों और तकलीफों को सह सकता है? जब किसी चीज़ को बदलने का कोई रास्ता न हो तो उसे हालात पर छोड़ देना ही बेहतर है। इससे इंसान का मन भी शांत और खुश रह सकता है। ये बिल्कुल रणवीर के साथ उसकी शादी जैसा था। इस ठंडे खून वाले आदमी ने उसे एक बार साफ साफ कह दिया था कि वह उससे कभी प्यार नहीं करेगा और उसे भी इस किस्मत से मिली शादी को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रणवीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। पल भर में वहां इतनी गहरी खामोशी छा गई कि मानो वे एक दूसरे की सांसों की आवाज़ भी सुन सकते हों। संतरे के फूल और पहली नज़र। तभी कहीं से एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी धुन हवा में तैरती हुई आई। ग्रेटर दैन प्रेमी हमेशा मिलते और बिछड़ते हैं। ग्रेटर दैन लेकिन जितना ज़्यादा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये रिश्ता उतना ही गहरा हो जाता है। ग्रेटर दैन तुम्हें जानकर मुझे जो खुशी मिली है। ग्रेटर दैन ये दिल को कितना सुकून देती है। ग्रेटर दैन। असल में पास ही एक व्यापारी परफ्यूम की सेल लगा रहा था। नंदिनी ने संतरे के फूलों ऑरेंज फ्लावर्स की महक महसूस की और अपनी आंखें उठाकर रणवीर की नज़रों से जा मिली। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उनमें एक अजीब सी दिलचस्पी थी। उससे भी ज्यादा उनमें एक ऐसा अर्थ छिपा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उन तारों भरी आंखों में खो जाना बहुत आसान हो। उस भीड़भाड़ वाली कमर्शियल स्ट्रीट के बीच एक आदमी और एक औरत एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। ये नज़ारा किसी बेहद खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। नंदिनी को लगा मानो उसने रणवीर को कभी नहीं समझा था और न ही कभी उसे समझने की कोशिश की थी। हालांकि जब वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे तो हवा में भावनाओं का एक अजीब सा और खास मिश्रण घुलता हुआ महसूस हो रहा था। माहौल अचानक बहुत ही नाजुक हो गया था। कहा जाता है कि संतरे के फूलों की महक पहले प्यार की महक होती है। रणवीर ने अचानक उसे एक गहरी नज़र से देखा और उसकी आलसी सम्मोहक आवाज़ गूंजी। मैंने साउथ रूम में एक टेबल बुक की है। वहाँ का खाना अच्छा है। मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ चलकर खाना खा लो। देखा जाए तो शादी के बाद ये पहली बार था जब वे दोनों अकेले बाहर एक साथ खाना खाने वाले थे। इत्तेफाक से नंदिनी को भी भूख लगी थी। उसने उसकी नज़रों से बचते हुए बस इतना कहा, ठीक है। फ्रेंच रेस्टोरेंट और शालीनता। डाइनिंग एरिया काफ़ी शानदार और भव्य था। हवा में वायलिन की बेहद मीठी और सुरीली धुन तैर रही थी। चूंकि आनंद नगर एंड सिटी में बहुत से विदेशी रहते थे, इसलिए यहाँ के कई रेस्टोरेंट्स भी विदेशियों द्वारा ही चलाए जाते थे। दिलचस्प बात यह थी कि यह रेस्टोरेंट एक फ्रांसीसी फ्रेंचमैन चलाता था। जब रणवीर चौहान ने मेन्यू कार्ड पर फ्रेंच भाषा देखी तो उसने नंदिनी की ऑर्डर देने में मदद करनी चाहिए। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि नंदिनी को फ्रेंच में ऑर्डर देना बहुत अच्छी तरह आता था। उसका उच्चारण प्रोनंसिएशन एकदम सटीक और परफेक्शन से भरा था और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं थी। चौहान साहब, छोटी बहू जी, ये हमारे बॉस की तरफ से एक खास रेड वाइन है। हम कामना करते हैं कि आप दोनों का प्यार भी इस वाइन की तरह ही गहरा और नशीला हो। अपने भोजन का आनंद लें। वेटर ने बड़ी शालीनता से वाइन का गिलास रखते हुए कहा। शुक्रिया। रणवीर चौहान का नाम और रुतबा ऐसा था कि वह जहां भी जाता उसकी गूंज सुनाई देती थी। हालांकि उनके बीच प्यार शब्द का इस्तेमाल होना असल में थोड़ा बेतुका और मजाकिया लग रहा था। खाना परोसे जाने के बाद वेटर आदरपूर्वक वहां से चला गया और नंदिनी ने बेहद शालीनता और नज़ाकत के साथ खाना शुरू किया। उसके तौर तरीके और संस्कार इतने बेहतरीन थे कि यकीन करना मुश्किल था। रणवीर जानता था कि उसकी पत्नी किसी बहुत ऊंचे खानदान से नहीं थी, लेकिन उसके खाने का सलीका और शिष्टाचार अपने चरम पर था। वह बिल्कुल किसी शाही, सौम्य और सभ्य इंसान की तरह बर्ताव कर रही थी। इस तरह के संस्कार रातों रात नहीं सीखे जा सकते थे और न ही देविका जैसी औरत उसे ये सब सिखा सकती थी। इसके उलट नंदिनी के अंदर पैदाइशी रईसों और शाही लोगों जैसी एक कुदरती आभा थी। सच कहा जाए तो उसके बारे में कई बातें शक पैदा करने वाली थीं। उस कार एक्सीडेंट के बाद से वह नंदिनी को समझने में लगातार नाकाम होता जा रहा था। अनसुलझे सवाल और शादी का सच। तुमने फ्रेंच बोलना कहाँ से सीखा? तुम्हारा उच्चारण एकदम सटीक है।
रणवीर नंदिनी के सामने बिल्कुल सीधा और तनकर बैठा था। उसकी शांत दिखने वाली आंखें गहराई से नंदिनी को घूर रही थीं, मानो उन आंखों के गहरे तालाब में अथाह स्याही घुली हो। नंदिनी ने बस शांति से उसकी तरफ एक नज़र देखा और एक भी शब्द नहीं कहा। रणवीर ने भी उसे कोई सफाई देने के लिए मजबूर नहीं किया और खामोशी से अपना खाना खाने लगा। एक न एक दिन वह उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ ही लेगा जो उसे परेशान कर रहे थे। नंदिनी राजपूत, सच कहूं तो मैंने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा है। शादी जैसी इस मुसीबत और झंझट का भी जिंदगी में एक बार अनुभव कर लेना अच्छा है। नंदिनी के हाथ चॉपस्टिक्स पकड़े हुए बीच में ही रुक गए। उसने खाना खाते हुए रणवीर के उस शालीन और गंभीर चेहरे को देखा और समझ नहीं पाई कि वह अचानक ऐसी बात क्यों कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि शादी प्यार और भरोसे पर टिकी होती है, जबकि कुछ लोग इसे बस एक जिम्मेदारी या पूरा किए जाने वाला टास्क मानते हैं। रणवीर चौहान यकीनन दूसरी श्रेणी में आता था। क्या यह आदमी हमेशा से मुझसे नफरत नहीं करता था? उसने उसकी तरफ देखा और एक अर्थपूर्ण लहजे में कहा, क्या मैंने भी कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था? लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की है ना, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। रणवीर ने अपने पतले होंठ सिकुड़े और अचानक खामोश हो गया। उसकी आंखों में चमक रही वह आग पल भर में गायब हो गई। नंदिनी ने उसकी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही किसी सोच में डूबी हुई थी और खामोशी से रेड वाइन के घूंट ले रही थी। नशा और एक जिद्दी ख्वाहिश। उनका ये खाना लगभग 1 घंटे तक चला। इस बीच श्रीमती चौहान ने नंदिनी को फ़ोन करके जल्दी घर पहुंचने के लिए कहा। हालांकि दावत शाम 6 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन नंदिनी को अभी तैयार भी होना था और अपना मेकअप करना था। अतीत में नंदिनी ने इस तरह के आयोजनों में कई बेतुकी और शर्मिंदा करने वाली हरकतें की थीं। इस बार श्रीमती चौहान को दावत में उसके बर्ताव में एक बड़े बदलाव की उम्मीद थी। हालांकि उन्हें अभी भी डर था कि कहीं वह कोई गलती न कर बैठे, इसलिए वे चाहती थीं कि नंदिनी पहले से ही अच्छी तरह तैयार रहे। क्या तुम्हारा खाना हो गया? अगर हो गया हो तो हम चलें। रणवीर चौहान अपनी जगह से उठ चुका था। जब उसने देखा कि नंदिनी अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिली है, तो उसने उलझन में अपना माथा सहलाया। क्या हुआ? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। इस वाइन का नशा कुछ ज्यादा ही तेज है, नंदिनी ने सुस्ती से कहा। रणवीर ने मेज पर रखी उस आधी खाली हो चुकी रेड वाइन की बोतल को देखा और उसके होठों के किनारे फड़क उठे। क्या ये रेड वाइन को पानी समझकर पी रही थी? मुझे बाहों में उठा लो, हग मी, होल्ड मी। नंदिनी के मुंह से निकले इन शब्दों ने रणवीर चौहान को अंदर तक चौंका दिया। हालांकि वह फिर भी झुका और उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर उठा लिया। वह उसके सामने दिन ब दिन और भी ज्यादा जिद्दी और मनमौजी होती जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे नंदिनी की इन हरकतों से अब नफरत नहीं हो रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शाम के लगभग 6 बज चुके थे और पूरी चौहान हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। रात के अंधेरे में वह किसी चमकते हुए जादुई महल की तरह लग रही थी, जहां अब एक बेहद भव्य दावत शुरू होने वाली थी। रोशनी, रसूख और चकाचौंध। बगीचे में आतिशबाजी और जगमगाती रोशनियों ने पूरे माहौल को दिन की तरह रोशन कर दिया था। एक के ऊपर एक रखे लंबे गिलासों से एक शानदार शैंपेन टावर बनाया गया था और लंबी मेज पर बेहद लजीज और स्वादिष्ट पेस्ट्रीज सजी थीं। रोशनियों की चकाचौंध में वे एक हल्की चमक बिखेर रही थीं, जिससे वहां का नज़ारा बेहद जादुई और धुंधला सा लग रहा था। वहां पहले से ही कई रईस घरानों की महिलाएं मौजूद थीं। श्रीमती चौहान काफ़ी देर पहले से ही तैयार थीं और अपने पति प्रताप चौहान के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। दावत में शामिल होने वाले लोगों का रुतबा बहुत ऊंचा था। बाहर खड़ी लग्जरी कारें लग्जरी कार्स लगभग एक जैसी और बेहद महंगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो आनंद नगर एंड सिटी की सारी लग्जरी कारें आज यहीं इकट्ठी हो गई हों, और वे सभी लिमिटेड एडिशन थीं। जब 100 से भी ज्यादा लग्जरी कारें आमंत्रित पत्रकारों के कैमरों के सामने आईं, तो उनका रौब देखकर वहां मौजूद पुरुष पत्रकार भी ईर्ष्या से भर उठे। ये लोग समाज के सबसे ऊपरी तबके टॉप ऑफ द पिरामिड के लोग थे, और पत्रकारों को आखिरकार समझ आ गया कि क्यों हमेशा कुछ लोग इन रईसों से नफरत करते हैं। ये लोग बिना किसी संकोच या सीमा के अपनी दौलत का भद्दा दिखावा कर रहे थे। नए मेहमान और पहली नज़र। मिस्टर और मिसेस चौहान, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आने वाली महिला ने हल्के सुनहरे रंग का खूबसूरत गाउन चियोंगसम पहना हुआ था और उसके बाएं हाथ में एक युवा और बेहद हैंडसम लड़के का हाथ था। वह बहुत ही शालीन और संभ्रांत लग रहा था। अरे श्रीमती सिंघानिया, आपका स्वागत है। क्या ये रौनक है जो अभी अभी यूके से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है? ये तो बहुत हैंडसम हो गया है, श्रीमती चौहान ने बगल में खड़े रौनक सिंघानिया को देखकर पूछा। अपने बेटे का जिक्र आते ही श्रीमती सिंघानिया का चेहरा गर्व से चमक उठा। हाँ, ये कल ही वापस आया है। मैं आज खास तौर पर रौनक को यहाँ श्रीमती चौहान से मिलवाने लाई हूँ।
नमस्ते चौहान आंटी। रौनक सिंघानिया बहुत ही सौम्य और संस्कारी लग रहा था। श्रीमती चौहान ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जीते रहो। जब वे लोग आपस में औपचारिकताएं निभा रहे थे तभी रौनक सिंघानिया की नज़र वहां से धीरे धीरे बाहर आती एक परछाई पर पड़ी। हल्की रोशनी के बीच आयशा राजपूत ने वन शोल्डर वाला एक लंबा टेल गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बेहद शालीन और खूबसूरत मुस्कान थी और रोशनी में निखरता उसका रूप अविश्वसनीय रूप से हसीन लग रहा था। वह उसे देखते ही सन रह गया। श्रीमती सिंघानिया ने स्वाभाविक रूप से अपने बेटे की नज़रों का पीछा किया। उन्होंने देखा कि वह हाई क्लास स्वभाव और बेहतरीन लुक्स वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि रौनक का दिल उस पर आ गया था। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने भी आयशा राजपूत को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। झूठी शान और लोगों का ध्यान। आयशा को बहुत पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि किसी की तेज और चाहत भरी नज़रें उस पर टिकी हैं, लेकिन उसने जानबूझकर उस तरफ नहीं देखा। उसकी हर एक हरकत जानबूझकर थोड़ी मादक और रिझाने वाली थी। एक मर्द की इस तरह की तारीफ भरी नज़रों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह सबसे ऊपर और श्रेष्ठ है। और वैसे भी आज की दावत में शामिल होने वाले सभी मर्द रईस खानदानों के वारिस थे। इसी बीच दावत में मौजूद बाकी लोगों का ध्यान भी आयशा के इस दिलकश रूप ने अपनी ओर खींच लिया। आयशा, कुछ ही दिनों में तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरती भी तो कपड़ों से निखरती है। आयशा ने जो ड्रेस पहनी है उसकी कीमत ही हैरान कर देने वाली है। क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी सैलरी फिर से बढ़ा दी है? आसपास खड़ी एक रईसजादी ने बहुत गहरे अर्थ के साथ तंज कसा। इन बातों से आयशा का चेहरा झूठी शर्म से लाल हो गया। तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ाना जानते हो। यह मजाक कैसे हुआ? हर कोई साफ तौर पर तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अपने पारिवारिक रुतबे को हटा दिया जाए तो आयशा राजपूत सच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। भले ही वह किसी बड़े खानदान से नहीं थी, लेकिन क्या उसने इस अपर क्लास समाज में सफलतापूर्वक अपनी जगह नहीं बना ली थी? ये लोग भूल चुके थे कि आयशा ने अपर क्लास में अपनी यह जगह सिर्फ नंदिनी राजपूत के सहारे ही बनाई थी। दूसरी तरफ चौहान खानदान की असली मालकिन और छोटी बहू नंदिनी राजपूत को वे पूरी तरह से भुला चुके थे। इसके बजाय उन्होंने आयशा को एक किस्मत वाली और मेहनती सुंदरी का तमगा दे दिया था। आज की ये दावत साफ तौर पर आयशा के चमकने का एक और सुनहरा मंच थी। अपने आसपास के लोगों की आंखों में ईर्ष्या, हैरानी और जलन देखकर आयशा के होठों के किनारे हल्के से मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान उभर आई। खामोशी और एक नई एंट्री। तभी वह शोरगुल वाला माहौल अचानक बिल्कुल शांत हो गया, मानो कोई बाहर आया हो। आयशा ने अपने आसपास लोगों की दबी हुई सांसों और आहटों को सुना और वहां मौजूद हर किसी की नज़रें घूमकर बगीचे की सीढ़ियों एस्केलेटर की तरफ टिक गईं। चकाचौंध और एक जादुई परछाई। श्रीमती चौहान शुरुआत में अपने पति प्रताप चौहान के बगल में खड़ी थीं। ये देखकर कि दावत पूरी तरह से शुरू होने वाली है, उन्होंने शांतिताई को नंदिनी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भेजा। जैसे ही शांतिताई सीढ़ियों से नीचे आईं, श्रीमती चौहान की नज़र सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती एक बेहद खूबसूरत और गरिमामयी परछाई पर पड़ी। उसने अपना हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर रखा था और उसकी हर एक हरकत में ऐसी शाही नज़ाकत और गरिमा थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जगमगाती आतिशबाजी और रोशनियों के बीच वह किसी चलती फिरती खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रही थी। वह इतनी हसीन थी कि उसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उसने एक लंबी सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी जिसका पिछला हिस्सा ज़मीन को चूम रहा था। उस कपड़े का बेहतरीन मटीरियल जगमगा रहा था और ड्रेस के किनारों पर जड़े हुए हीरे सुबह की पहली किरण की तरह चमक रहे थे। उसकी गर्दन में पड़ा पन्ने एमरल्ड का हार लगभग आंखें चौंधिया देने वाला था। कहा जाता था कि यह वही बेशकीमती हार है जिसे प्रताप चौहान ने कुछ साल पहले यूरोप से खरीदा था। उसके पहने हुए गहनों का पूरा सेट टिफनी का एक नया और हाई लेवल कस्टम मेड मास्टरपीस था। वह इतनी शालीन और लुभावनी लग रही थी कि किसी की भी सांसें थम जाएं। फीकी पड़ी, सुंदरी और नया आकर्षण। रौनक सिंघानिया की आंखें, जो अब तक आयशा राजपूत के शरीर पर चिपकी हुई थीं, पलक झपकते ही नंदिनी की ओर घूम गईं। उसने आयशा को कब का अपने दिमाग से निकालकर पीछे फेंक दिया था। जो इंसान जानबूझकर नखरे या दिखावा नहीं करता, वही असली मायने में इतना कातिलाना और लुभावना लग सकता है। उस खूबसूरत चेहरे के अलावा उसका मिजाज और आभा भी बेजोड़ थी। इस पूरी भीड़ में वह सबसे ज्यादा चमकता सितारा बन गई थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जैसे ही इस औरत ने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसके आसपास की हर चीज़ मानो फीकी पड़ गई। उसका आना ही जैसे अपने साथ एक दिव्य रोशनी लेकर आया था जिसने पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस भीड़ में मौजूद लोगों की सांसें मानो अटक गई थीं।
आयशा राजपूत अपने आसपास लोगों की दबी हुई आहटें और फुसफुसाहटें साफ सुन सकती थी और उसके होठों पर सजी वह झूठी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। क्या ये नंदिनी राजपूत है? आयशा अविश्वास से अपने सामने खड़ी उस चकाचौंध कर देने वाली औरत को घूरती रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह आयशा बड़ी ही दुखद तरीके से अब महफिल की एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई थी। नंदिनी हमेशा से ही एक फालतू और मजाक का पात्र मानी जाती थी। ये पहली बार था जब आयशा को अपनी उस छोटी बहन के सामने वैचारिक रूप से घुटने टेकने पड़े थे जिसे वह हमेशा से नीचा समझती थी। आज नंदिनी की चमक के सामने आयशा की सारी शान और शौकत धूल में मिल गई थी। अविश्वास और हड़कंप, ये किसकी बेटी है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। ये कितनी खूबसूरत है। सच में मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, और वो भी इतने शानदार और राजसी अंदाज वाली। बेटी, वह चौहान खानदान की तरफ से सीढ़ियों से उतर रही है। कहीं ये नंदिनी राजपूत छोटी बहू तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन, किसी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। ये वो गंवार और निकम्मी नंदिनी राजपूत कैसे हो सकती है? माँ जी! अगले ही सेकंड नंदिनी के मुंह से निकले इस एक शब्द ने उन सभी लोगों की बोलती बंद कर दी जो उसका मजाक उड़ाने या तर्क वितर्क करने की कोशिश कर रहे थे। नंदिनी, इधर आओ मेरी तरफ। श्रीमती चौहान ने जब सबका ये हैरान कर देने वाला रिएक्शन देखा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आखिरकार यह उनके ही खानदान की बहू थी। नंदिनी नाम किसी बम के धमाके की तरह गूंजा। पूरी महफिल ऐसे सन रह गई मानो सबको किसी हाई वोल्टेज बिजली का झटका लगा हो। पूरे हॉल में मुर्दों जैसी खामोशी छा गई। ये सच में नंदिनी राजपूत ही थी। वह दब्बू, बेचारी और फुहर सी दिखने वाली औरत अचानक अंदर से बाहर तक पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका मिजाज, उसका रूप, सब कुछ पूरी तरह से पलट चुका था। लानत है, ये नंदिनी राजपूत कैसे हो सकती है? तारीफें और जलती आंखें। श्रीमती चौहान, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। श्रीमती सिंघानिया ने जब देखा कि उनका बेटा रौनक अभी भी नंदिनी को एकटक घूरे जा रहा था तो उन्होंने थोड़ा असहज होकर रौनक के सामने आकर उसे टोका। आज आपकी छोटी बहू जी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। श्रीमती सिंघानिया, यह आपका बड़प्पन है। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की और सौम्य मुस्कान थी और उसने जानबूझकर आयशा राजपूत की उन जहरीली और जलती हुई नज़रों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। रौनक सिंघानिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चौहान खानदान की बदनाम छोटी बहू असल में ऐसी दिखेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी खूबसूरत लड़की पहले से ही शादीशुदा है। कितने अफसोस की बात है। जब श्रीमती चौहान ने देखा कि नंदिनी ने खुद आगे बढ़कर मेहमानों का स्वागत किया और पूरे समय बेहद शालीनता से बात की तो उनके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। दूसरी तरफ मंझला साहब यानी विक्रम चौहान अभी भी एक कोने में छिपा हुआ था और किसी अमीर रईसजादी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने अपने सामने हो रहे इस नज़ारे को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक खतरनाक तूफान सा उमड़ रहा था। महफिल की नई रानी और फीकी पड़ी सुंदरी, ये औरत फिर से क्या नाटक कर रही है? आज इसे देखकर लगता है कि यह और भी ज्यादा शातिर हो गई है। दावत में नंदिनी राजपूत का बर्ताव इतना सहज और शानदार था मानो कोई मछली पानी में तैर रही हो। उसकी इस स्वाभाविक चमक ने आयशा राजपूत को, जो अब तक इस दावत की होस्ट बनी घूम रही थी, लोगों के ज़हन से पूरी तरह मिटा दिया था। आज श्रीमती चौहान ने पूरे समय आयशा को नज़रअंदाज किया था। आयशा इतनी शर्मिंदा थी कि अब उसके पास श्रीमती चौहान के बगल में खड़े रहने या उनकी चापलूसी करने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। अतीत में नंदिनी हमेशा एक भद्दी परछाई की तरह आयशा के आसपास रहती थी, जिससे आयशा का रुतबा और भी निखरता था। लेकिन अब उसे नंदिनी के करीब जाने तक का मौका नहीं मिल रहा था, तो फिर दावत में सबके सामने नंदिनी का तमाशा बनाने की बात तो बहुत दूर थी। आयशा ने चारों ओर देखा और पाया कि रणवीर चौहान भी आसपास नहीं था। हर किसी की नज़रें एक बार फिर से सिर्फ नंदिनी पर ही टिकी थीं। अब उन मेहमानों को उस डिनर पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी जिसका वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ चौहान खानदान की इस नई और रहस्यमयी छोटी बहू पर था। वहां मौजूद कुछ अमीर लड़कियों से बेमन से बात करने के बाद आयशा चुपचाप उस महफिल से खिसक गई। जाह्नवी चौहान ने देखा कि आयशा वहां से जा रही है तो उसने भी अपने आसपास की लड़कियों को अनमने ढंग से जवाब दिया और चुपचाप आयशा के पीछे पीछे चल दी। आंसू और एक खौफनाक साजिश। आयशा दीदी, जाह्नवी। आयशा ने अपने दांत पीसे और जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा लगा मानो वे आंसू जिन्हें वह काफी देर से रोके हुए थी अब छलक पड़े हों। जाह्नवी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सच में यह हार नहीं मान सकती। आयशा दीदी, आप रो क्यों रही हैं? हमने तो अभी तक अपनी चाल चली ही नहीं है ना? हाँ, उन्होंने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी। आयशा ने जाह्नवी का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी जो पलक झपकते ही गायब हो गई।
आयशा दीदी, मैंने पहले ही मंझले भाई विक्रम चौहान के साथ एक समझौता कर लिया है। आज रात की दावत में इतने सारे लोग हैं। मैं वादा करती हूँ कि कुछ ही पलों में नंदिनी की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। अभी वह जितनी भी शानदार और चमकदार लग रही है, जल्द ही वह उतनी ही भयंकर मुसीबत में फंसने वाली है। इससे पहले ही उन्होंने एक खौफनाक साजिश रच ली थी। वे बस नंदिनी के उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रही थीं। क्या ये कुछ ज्यादा ही बेरहमी नहीं होगी? आखिरकार नंदिनी मेरी छोटी बहन है। आयशा के चेहरे पर झूठी हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। जाह्नवी को सच में लगा कि आयशा अभी भी नंदिनी की चिंता कर रही है। आयशा दीदी, ऐसे वक्त में भी आप इतनी नर्मदिल क्यों बन रही हैं? नंदिनी ने आपका आदमी रणवीर चुराया है। आप बस यूं ही चुप रहकर हार नहीं मान सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। आयशा ने एक लाचार बहन का नाटक करते हुए हामी भर दी। मीठी छुरी का दिखावा और देविका का गुस्सा। दूसरी तरफ देविका जानती थी कि चौहान खानदान आज एक बहुत बड़ी दावत दे रहा है, लेकिन उसे उन रईस औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पहले ही चौहान हवेली में उनसे मिल चुकी थी और दावत में जाकर उनके ताने सुनने के बजाय जल्दी सोना पसंद करती थी। हालांकि आयशा के लिए बात अलग थी। उसे एक दिन चौहान खानदान की बहू बनना था और उन रईस औरतों से मिलना जुलना उसके लिए फायदेमंद ही साबित होता। जैसे ही देविका ने अपना खाना खत्म किया, उसने देखा कि आयशा रोती हुई लाल आंखों के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। दावत इतनी जल्दी खत्म हो गई। देविका ने देखा कि आयशा अपनी उस महंगी वन शोल्डर पर्पल ड्रेस और उसकी लंबी टेल को ज़मीन पर बेतरतीब ढंग से घसीट रही थी, जिससे उस खूबसूरत ड्रेस की हालत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी रोई हो। उसकी आंखें बुरी तरह लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन फिर भी उसने बेचैनी से अपना सिर हिलाया। आयशा, क्या हुआ? तुझे किसने सताया? देविका अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब हो उठी। अपनी लाडली बेटी को इस कदर रोता देख उसका दिल दर्द से भर उठा। क्या उस मनहूस लड़की ने तुझे फिर से परेशान किया है? मैंने तो पहले ही कहा था, वह मनहूस लड़की। उस मनहूस और निकम्मी नंदिनी का जिक्र आते ही देविका को डर लगा कि कहीं उसकी बेटी और ज्यादा दुखी न हो जाए, इसलिए उसने उसे पुचकारते हुए कहा, मुझे बता क्या हुआ है। मैं तेरे लिए इंसाफ करूंगी। माँ, ये नंदिनी के बारे में नहीं है। आयशा काफी देर तक सुबकती रही और फिर बोली, आज मेरी ही गलती थी। इसका नंदिनी से कोई लेना देना नहीं है। वह बार बार कह रही थी कि इसका नंदिनी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका एक एक शब्द और उसका ये रोना सिर्फ नंदिनी को ही दोष दे रहा था। ये सब सुनकर देविका तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। मुझे पता था, उस कमीनी लड़की ने तेरे खिलाफ फिर से कोई साजिश रची होगी। देविका इतने गुस्से में थी कि उसके सीने में दर्द होने लगा। मैं अभी श्रीमती चौहान के पास जा रही हूँ और उनसे इस बात का हिसाब मांगूंगी। देविका को गुस्से में वहां से जाते देख आयशा ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। माँ, रुकिए, मुझे आपको कुछ बताना है। देविका और आयशा का जहरीला नाटक। क्या बात है? देविका अपनी बड़ी बेटी का घबराया हुआ रवैया देखकर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। माँ, आयशा ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन हिचकिचाई। उसने अपनी झूठी शर्मिंदगी को दबाने का नाटक किया और खुद पर जोर डालते हुए कहा, मैं अभी दावत से बाहर टहलने गई थी और मैंने नंदिनी को देखा। विक्रम और जाह्नवी की खौफनाक साजिश। गार्डन में दावत पूरे शबाब पर थी। मंझला भाई विक्रम चौहान, जो कुछ देर पहले तक अपने लिए कोई नया शिकार लड़की ढूंढ रहा था, अब जाह्नवी चौहान के बगल में चुपचाप खड़ा था। भले ही वह खामोश खड़ा था, लेकिन उसके शैतानी और हैंडसम चेहरे ने वहां मौजूद कई नौजवान रईसजादियों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। मंझले भाई, क्या आप सच में खुद ये चाल चलने वाले हैं? जाह्नवी ने कुछ दूरी पर खड़ी नंदिनी को घृणा भरी नजरों से देखा। मुझे लगता है कि हमें उस रौनक सिंघानिया को मोहरा बनाना चाहिए ताकि नंदिनी चौहान खानदान में अपनी जगह खो दे और साथ ही सिंघानिया परिवार भी उससे नफरत करने लगे। विक्रम ने साफ तौर पर देखा था कि रौनक सिंघानिया किस तरह नंदिनी को घूर रहा था। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाए और कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि यह रौनक सिंघानिया नंदिनी को बाहर तक खींच लाए। इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये सुनकर जाह्नवी हल्की सी मुस्कुराए। मंझले भाई, कहीं आप भी नंदिनी पर अपना दिल तो नहीं हार बैठे हैं? मैं बस आपसे एक नाटक करने को कह रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप उसके करीब जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि कहीं आप सच में उसे अपने बिस्तर तक न ले जाएं। जब तक मंझला भाई नाटक करके नंदिनी के साथ कोई आपत्तिजनक स्थिति बनाता, तब तक नंदिनी सबके सामने एक बदचलन औरत साबित हो जाती। यही उनका असली मकसद था। क्या बकवास कर रही हो? हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या उलझन चल रही है? विक्रम ने अपना सिर उठाया और अपने हाथ में मौजूद रेड वाइन का गिलास एक ही घूंट में खाली कर दिया। फिर उसने गिलास वापस मेज पर रखा, अपने कपड़े ठीक किए और सीधे नंदिनी की तरफ चल दिया। रेड वाइन में छिपा धोखा। भाभी जी,
सामने आने वाले शख्स को देखकर नंदिनी की पलकें फड़क उठीं। उसे इस बात का बहुत बुरा एहसास हुआ। ये शख्स यकीनन बुरे इरादों से ही उसके पास आया था। वह एक दोमुंहा सांप था जिसकी मुस्कान के पीछे हमेशा एक खंजर छिपा रहता था। विक्रम, क्या बात है? आइए, भाभी जी के नाम एक टोस्ट। विक्रम ने बिना कोई इजाज़त लिए अपना गिलास नंदिनी के गिलास से टकराया और बेपरवाही से वाइन पीने लगा। नंदिनी ने अपना सिर हल्का सा उठाया और वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया। जब उसने इस आदमी के होठों पर एक शैतानी और मगरूर मुस्कान देखी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास फैलने लगा। नंदिनी अपनी जुबान पर उस रेड वाइन के हल्के कसैले स्वाद को साफ महसूस कर सकती थी। वह इस स्वाद से अनजान नहीं थी। जब वह अपने पिछले जन्म में बॉस आर्यन के रूप में हथियारों के तस्कर की वारिस थी तो उसे इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी परख थी। उसने बॉर्डर पर हथियारों, ड्रग्स और हर तरह की नशीली दवाओं की तस्करी के कई खौफनाक मामले देखे थे। पलक झपकते ही नंदिनी को सब कुछ समझ आ गया। एक खौफनाक चुनौती। इस आदमी की इतनी हिम्मत कि इसने इतने सारे लोगों के सामने मेरे ड्रिंक में नशीली दवा ड्रग मिला दी। उसने वह रेड वाइन नहीं ली। इसके बजाय उसने बड़ी चालाकी से उस वाइन को ज़मीन पर थूक दिया, बिल्कुल उस दिशा में जहां विक्रम का ध्यान नहीं था। नंदिनी की झुकी हुई आंखों में एक बर्फीली और खौफनाक ठंडक चमक उठी। चौहान खानदान में कितने सारे शातिर और चालाक लोग छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं भी लगभग इनके जाल में फंस ही गई थी। थोड़ी देर बाद विक्रम ने देखा कि नंदिनी के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और उसे लगा कि उसकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भाभी जी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? विक्रम की आंखों में एक शैतानी मुस्कान उभर आई। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर सबने आपको इतने लोगों के सामने अपनी वासना में बेकाबू होते देख लिया तो क्या आपको लगता है कि आप श्रीमती चौहान खानदान की बहू के पद पर टिक पाएंगी? तुम आखिर चाहते क्या हो? नंदिनी ने अपनी आवाज़ धीमी की, लेकिन इससे विक्रम की शैतानी मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या आपको ईस्ट गार्डन में वह पेड़ दिख रहा है? वहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। इतना कहकर विक्रम तुरंत वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखकर नंदिनी के होठों पर एक अजीब और सर्द मुस्कान उभर आई। वह भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दी और उसके दिल में वह अजीब सा एहसास और भी गहरा हो गया। आखिर यह विक्रम चौहान क्या करने की कोशिश कर रहा है? विक्रम का अजीब मकसद। अगर वह सच में उसकी आबरू लूटना चाहता तो वह दावत के इतने करीब ये सब करने की कोशिश कभी नहीं करता। अगर सच में कुछ हो भी जाता तो इतनी भीड़ में कोई ना कोई उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेता। इसके अलावा उसने उसे नंदिनी को नशीली दवा ड्रग की बहुत ही छोटी सी खुराक दी थी। आखिर विक्रम चौहान करना क्या चाहता है? एक झूठी और जहरीली गवाही। दूसरी तरफ नंदिनी को क्या हुआ? नंदिनी का नाम सुनते ही देविका का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत सख्त आवाज में अपनी बेटी से सवाल किया, जल्दी बता मुझे। मैंने नंदिनी को अकेले में एक पेड़ के नीचे एक अजनबी आदमी को चूमते हुए देखा। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और उनके बीच का रिश्ता बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। क्या कहा तूने? देविका गहरे सदमे में चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। उस मनहूस लड़की की इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे यकीन है कि वह कोई अजनबी आदमी ही था? कुछ सेकंड के सदमे के बाद देविका तुरंत अपने होश में वापस आए और पूरी स्थिति को ध्यान से परखने लगी। आयशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे देखने में कोई गलतफहमी हुई हो? ये नंदिनी राजपूत और दूसरे आदमियों के बीच हुए उस पुराने फर्जी कांड की ही वजह थी कि श्रीमती चौहान अभी भी उसे, नंदिनी को और यहाँ तक कि आयशा को भी हिकारत की नज़रों से देखती थीं। इस बार देविका साफ तौर पर फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। अगर उसने कोई गलती कर दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। आयशा की जलन और खतरनाक साजिश। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देविका के मन में शक देखकर आयशा घबरा गई। इस बार वह नंदिनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जब तक नंदिनी की इज्जत सरेआम तार तार नहीं हो जाती तब तक रणवीर चौहान उसे कभी भी चौहान खानदान से बाहर नहीं निकालेगा और आयशा उसकी जगह नहीं ले पाएगी। वह कभी भी अपनी इस बेरहम छोटी बहन को खुश नहीं रहने देगी। उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। उसकी औकात नहीं है कि वह मुझसे बेहतर बन सके। आज जब आयशा ने यह सोचा कि कैसे नंदिनी ने शहर के सभी रसूखदार लोगों के सामने अपनी चमक बिखेरी थी तो जलन से उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो गईं। वह सीधे जाकर श्रीमती चौहान को बता सकती थी और उन्हें रंगे हाथों पकड़वाने के लिए उस जगह तक ला सकती थी। हालांकि श्रीमती चौहान के दिल में आयशा की जगह अब पहले जैसी नहीं रही थी। अगर वह बिना किसी ठोस सबूत के जाकर उनकी बहू की शिकायत करती तो शायद श्रीमती चौहान उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगतीं। माँ, आइए मैं आपको खुद दिखाती हूँ। तभी आयशा को अपना फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ महसूस हुआ और वह तुरंत समझ गई कि जाह्नवी चौहान ने उसे मैसेज भेजा है। इसका मतलब था कि सब कुछ लगभग तैयार था और अब योजना को अंजाम देने का समय आ गया था। ठीक है,
देविका ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि वह पहले खुद जाकर अपनी आंखों से देखेगी। अगर उस मनहूस लड़की ने सच में चौहान खानदान की बहू होते हुए कोई चक्कर चलाया है तो वह खुद अपने हाथों से उस बेशर्म औरत का गला घोंट देगी। रंगे हाथों पकड़ने का रोमांच। देविका अपनी बेटी के पीछे पीछे बगीचे में गई और उसने सच में एक जोड़े को पेड़ के नीचे किस किस करते हुए देखा। हालांकि रात का अंधेरा और कोहरा था, लेकिन देविका फिर भी उस सफ़ेद ड्रेस वाली औरत को आसानी से पहचान सकती थी। क्या ये वही मनहूस लड़की नंदिनी राजपूत नहीं है? वह सदमे में थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब सा रोमांच भी था, मानो उसने किसी मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अब बात पक्की हो गई थी। अगर यह बात श्रीमती चौहान तक पहुंच गई तो क्या वह मनहूस लड़की हमेशा के लिए छोटी बहू की यह जगह आयशा के लिए नहीं छोड़ देगी? माँ, अभी के लिए ये खबर किसी और को मत बताइएगा। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा तो जो लोग नंदिनी के झांसे में आ चुके हैं वे हम पर ही झूठा इल्ज़ाम लगाने का आरोप मढ़ देंगे। माँ, हम नंदिनी को इसी तरह गलतियां करते रहने नहीं दे सकते। एक बार जब श्रीमती चौहान खुद आकर नंदिनी और उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेंगी तो इस भव्य दावत में इतने सारे लोगों के सामने नंदिनी कभी भी बाजी नहीं पलट पाएगी। हालांकि देविका दिल से अपनी उस सौतेली बेटी को पसंद नहीं करती थी और सोचती थी कि वह सिर्फ इस दुनिया में उसका कर्ज चुकाने और उसे परेशान करने आई है, लेकिन फिर भी वह कुछ पलों में समझदारी से काम लेती थी। ऐसा लग रहा था कि आयशा सिर्फ नंदिनी को मुजरिम साबित करना चाहती थी। लेकिन अगर हालात सच में बेकाबू हो गए तो? देविका बहुत घबराई हुई थी। जब उसने अपनी बेटी आयशा की नज़रों में वो हल्का सा दबाव और जिद देखी तो उसका दिल पहले ही घबराहट से कांप रहा था। माँ, आयशा ने जोर देकर कहा, चलो सबसे पहले चलकर श्रीमती चौहान को बताते हैं। देविका ने अपने दांत पीसे और आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। साजिश और इंतजार। ये देखकर कि देविका आखिरकार उसकी बातों में आ गई थी, आयशा राजपूत जल्दी से उसके पीछे हो ली। उसे डर था कि कहीं श्रीमती चौहान इस मज़ेदार तमाशे को देखने से चूक न जाएं। हालांकि जब उसने विक्रम चौहान मंझले भाई की काबिलियत और लड़कियों को फंसाने की फितरत के बारे में सोचा तो आयशा को बड़ी तसल्ली हुई। जब तक नंदिनी उस जाल में फंसेगी वह उसकी गिरफ्त से बच नहीं पाएगी। उसने पेड़ के नीचे अभी भी एक दूसरे में उलझे हुए उस आदमी और औरत पर आखिरी नज़र डाली। शुरुआत में वह औरत अभी भी अपनी पूरी ताकत से धक्का मुक्की कर रही थी, लेकिन अंत में ऐसा लगा मानो उसने हार मान ली हो और बेबसी में उस आदमी से लिपटी हुई थी। ये देखकर आयशा के होठों पर एक सर्द और शैतानी मुस्कान छा गई, लेकिन उसके सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह इंतजार नहीं कर पा रही थी कि कब हर कोई इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखे, इसलिए उसके कदम और भी तेज हो गए। खतरे की घंटी और आग में घी। श्रीमती चौहान अभी भी किसी खास मेहमान से बात कर रही थीं। जब उन्होंने देविका और आयशा को दौड़ते हुए आते देखा, खासकर आयशा को, तो उनके चेहरे के भाव बहुत खराब हो गए। आयशा ऐसे दिख रही थी मानो वह अभी भी किसी गहरे सदमे में हो। क्या हुआ? श्रीमती चौहान ने पूछा। आंटी, नंदिनी कहाँ है? आयशा के मुंह से नंदिनी का नाम सुनकर श्रीमती चौहान दंग रह गईं। उन्होंने अनजाने में चारों ओर देखा और पाया कि नंदिनी आसपास नहीं थी। यह अजीब है, वह तो अभी यहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? शायद वह कहीं आराम कर रही होगी। कोई खास बात नहीं है, श्रीमती चौहान ने शांत लहजे में कहा। जैसे ही श्रीमती चौहान ने अपनी बात खत्म की, उन्होंने देखा कि आयशा के चेहरे के भाव कुछ अजीब थे। उसने अपने होंठ चबा लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। वह डर के मारे देविका की ड्रेस का कोना पकड़े हुए थी। कोई भी समझदार इंसान देखकर बता सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? श्रीमती चौहान की सख्त आवाज़ गूंजी। आयशा का शरीर कांप उठा, मानो वह सच में उनकी आवाज़ से डर गई हो और किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। कुछ खास नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे मैंने ईस्ट गार्डन से नंदिनी की आवाज़ सुनी हो। मुझे लगा कि कुछ हो गया है और मैं अपनी माँ के साथ उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं यहाँ देखने आई कि कहीं नंदिनी यहाँ तो नहीं है। आयशा ने हकलाते हुए झूठ बोला। तभी जाह्नवी चौहान ने बीच में बेपरवाही से कहा, मंझले भाई अचानक कहाँ गायब हो गए? वे तो अभी यहीं थे। भाभी जी भी आसपास नहीं हैं और मंझले भाई भी गायब हैं। ये सुनकर कि विक्रम चौहान आसपास नहीं है, श्रीमती चौहान के दिल में खतरे की घंटी बज उठी। उनका ये बेटा हमेशा से मुसीबतें खड़ी करने में माहिर था। क्या हो अगर इस लड़के ने अपनी सारी हदें पार कर दी हों? ईस्ट गार्डन की ओर। आयशा की बात सुनने के बाद श्रीमती चौहान गहरी सोच में पड़ गईं। फिर वह मेहमानों के पास गईं और माफ़ी मांगते हुए कुछ बातें कहीं। अपना सिर हिलाने के बाद श्रीमती चौहान पलटी और आयशा की ओर देखकर बोलीं, मुझे पहले वहां ले चलो। आयशा की हिचकिचाहट ने श्रीमती चौहान को एक बुरे अंजाम का एहसास कराया। अरे लड़की, जल्दी चल। देविका ने देखा कि उसकी बेटी अभी भी हिचकिचाने का नाटक कर रही है, तो उसने अपनी बेटी को किनारे खींचा और सीधे ईस्ट गार्डन की तरफ चल पड़ी।
जैसे ही देविका ने उसे खींचा, आयशा की आंखों में एक शातिर और जहरीली चमक आ गई। जाहिर है कि जाह्नवी चौहान भी उनके पीछे पीछे चल दी। वह अपनी आंखों से नंदिनी की बर्बादी का तमाशा देखना चाहती थी और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर आग में घी डालने का भी पूरा इरादा रखती थी। पेड़ के नीचे का वो शर्मनाक नज़ारा। वो औरतें ईस्ट गार्डन पहुंचीं। आयशा ने घबराहट का नाटक करते हुए नज़र दौड़ाए और पाया कि वह आदमी और औरत अभी भी पेड़ के नीचे एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। चांदनी और रोशनियों की धुंधली चमक के बीच उनके सामने सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। देविका और आयशा उस औरत को उस आदमी के होठों में उलझे हुए देखकर अपनी आंखें फाड़े खड़ी थीं। दूर से उस औरत का शरीर लगभग नंदिनी जैसा ही लग रहा था, खासकर वह गाउन जो उसने पहना था। आयशा ने खुद अपनी आंखों से नंदिनी को मॉल में अपना ब्लैक कार्ड स्वाइप करके ये महंगी सफ़ेद ड्रेस खरीदते हुए देखा था। नंदिनी, वह ऐसा क्यों? आयशा के चेहरे का रंग उड़ने का नाटक हुआ और उसने अनजाने में पलटकर श्रीमती चौहान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि श्रीमती चौहान का चेहरा भयानक गुस्से से स्याह पड़ चुका था और उनकी आंखों में ज्वालामुखी सुलग रहा था। देविका का जहरीला फैसला, ये सच में वही मनहूस लड़की है। मुझे पता था कि वह मनहूस लड़की अपनी नीच हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। पिछली बार तो आयशा ने उसके गुनाह का इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अब भी इतनी बेशरम और ढीठ होगी। देविका ने अपनी घृणा से भरी आंखों में छिपी एक बर्फीली नफरत के साथ नंदिनी को घूरा। इस बार उसे नंदिनी को उसकी मां की बेरहमी के लिए दोष नहीं दिया जा सकता था। उस मनहूस लड़की की किस्मत में ही बर्बाद होना लिखा था। अब जब उसने आयशा को उसके पिछले सारे इल्ज़ामों से मुक्त कर दिया था, तो वह एक बार फिर श्रीमती चौहान का दिल जीतने में आयशा की मदद कर सकती थी। वह नंदिनी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी थी। देविका आयशा को उसके लिए और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी पल देविका ने अपना पक्का मन बना लिया था। चुप रहो। चौहान खानदान में ऐसी घटिया बात होने के एहसास से ही श्रीमती चौहान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने देविका को घूरा, जिसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा था। श्रीमती चौहान की डपट सुनकर देविका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और फिर एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। झूठे आंसू और उकसावा। आयशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे लगा कि मुझे देखने में कोई गलतफहमी हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी। यह मेरी ही गलती है। मैंने नंदिनी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। आयशा दीदी, इसमें आपका क्या दोष? ये तो खुद एक नंबर की बेशर्म और बदचलन औरत है। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मंझले भाई को फंसाया और मेरे बड़े भाई रणवीर को धोखा दिया। जाह्नवी चौहान ने तुरंत आग में घी डालने का काम किया। जाह्नवी ने भी अपना आपा खोने का नाटक किया और श्रीमती चौहान को भड़काते हुए बोली, आंटी, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह औरत बदचलन है। देखिए, अब इसने मेरे मंझले भाई को भी फंसा लिया है। कितनी घटिया और मनहूस औरत है ये। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। श्रीमती चौहान का चेहरा भयानक रूप से स्याह पड़ गया था। बिना कुछ कहे आयशा दौड़कर आगे गई और उन दोनों को अलग करते हुए अपनी उस बहन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने दिल टूटने का नाटक करते हुए कहा, नंदिनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी। मंझले साहब तुम्हारे देवर लगते हैं। पिछली बार तुमने अपनी बहन के सिर अपना इल्ज़ाम मढ़ा, मैंने उसे भी कबूल कर लिया। लेकिन इस बार तुमने जो किया है वह बहुत नीच, अमानवीय और अपनी बहन का सीना चीर देने वाला है। आयशा राजपूत इतनी बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी मानो उसका दिल सच में टूट गया हो। आसपास के लोग न चाहते हुए भी उसकी तेज आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकते थे। शोर सुनकर दूर खड़े मेहमान भी खुद को रोक नहीं पाए और ये देखने के लिए इधर आने लगे कि आखिर यहाँ क्या माजरा चल रहा है। मंझले साहब की बेशर्मी। विक्रम चौहान आधी मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट गया। उसके होंठों पर लगी नमी उसे और भी ज्यादा आकर्षक सेक्सी बना रही थी, मानो वह उस किस के अनगिनत मज़ों में अभी भी डूबा हुआ हो। विक्रम चौहान। अपने बेटे का ऐसा बेशर्म चेहरा देखकर श्रीमती चौहान आग बबूला हो उठीं। वह जानती थी कि उनका बेटा आसानी से किसी भी औरत को अपने जाल में फंसा सकता है, लेकिन किसने सोचा था कि वह अपनी ही भाभी को फंसा लेगा। माँ, ये बस एक औरत ही तो है। हम तो बस थोड़ा मज़ा कर रहे थे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? विक्रम ने बेहद बेपरवाही से जवाब दिया। मज़ा कर रहे थे? वह तुम्हारी भाभी है। श्रीमती चौहान चिल्लाईं। जाह्नवी ने तंज कसा, कैसी भाभी? वह तो बस एक बदचलन औरत है जिसका सबने इस्तेमाल किया है। बड़े भाई इस तरह के कचरे को अब कभी नहीं अपनाएंगे। जाहिर है श्रीमती चौहान अपनी सारी भड़ास अपने बेटे पर तो निकाल नहीं सकती थीं। उन्होंने गुस्से में ये शब्द कह तो दिए, लेकिन उनके करीब खड़े कुछ मेहमानों ने इसे साफ साफ सुन लिया था। क्या बात है, एक दावत में शामिल होकर चौहान खानदान की बहू नंदिनी और उनके देवर के बीच के अवैध संबंधों का सरेआम पर्दाफाश हो गया।
भले ही लोग गॉसिप करने के लिए बेताब थे, लेकिन दूसरों के घिनौने राज, खासकर चौहान खानदान जैसे रसूखदार परिवार के गंदे कपड़े सरेआम सबके सामने धुलते देखना उनके लिए थोड़ा असहज करने वाला था। एक जबरदस्त तमाचा, नंदिनी का असली रूप। नंदिनी राजपूत, तू चुपचाप यहाँ आकर अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं करती? तू इतनी नीच कैसे हो सकती है? देविका चिल्ला कर अपना गला फाड़ रही थी। आखिरकार उस नंदिनी ने झल्लाकर वापस चिल्लाते हुए जवाब दिया, ग्रेटर दैन, भाड़ में जा बुढ़िया, क्या तेरा दिमाग खराब है? क्या मैं तुझे जानती हूँ? अभी अभी मज़ा मैंने नहीं बल्कि इसने, विक्रम ने लूटा था। तुमने इस आदमी की काली करतूत पकड़ी है और फिर भी आंखें बंद करके मुझसे उलझ रही हो। मैं भाड़ में जाने के लिए क्या कबूल करूं? तू ही वो औरत है जो सबको बदचलन और कुतिया कह रही है। तू खुद एक नंबर की चुड़ैल है। क्या तू किसी पागलखाने से भाग कर आई है? ग्रेटर दैन। जब उस लड़की ने अपना आधा चेहरा ढकने वाले बालों को झटक कर गुस्से में पीछे किया तो देविका ने उस लड़की के चेहरे को ऐसे घूरा मानो उसने कोई खौफनाक भूत देख लिया हो। ये नंदिनी राजपूत है ही नहीं।